गाइस वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। और आज इस शॉर्ट वीडियो सेगमेंट में हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देखेंगे। इसमें इन्होंने क्या क्या पॉइंटर्स इन्होंने बताए हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में होना चाहिए, किस तरीके से उसका फंक्शन होना चाहिए, क्या क्या इन्होंने रिफॉर्म्स की बात करी है, इन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनके अनुसार जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो कौन सी है। वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी के चैम्पियन भी इन्हें कहा गया है। ठीक, मिल सेज दैट एनी वर्क इज़ डन बेस्ट बाय दोज हुज इंटरेस्ट आर इमीडिएटली इन्वॉल्व। ठीक, अब ये डेमोक्रेसी से कैसे रिलेट करता है? क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता से ही चुन करके लोग आते हैं जो कि जनता को ही रिप्रेजेंट करते हैं और जनता के लिए ही काम करते हैं। तो ये क्या कहना चाहते थे मिल ने हमेशा से ये बोला है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट लाई करेगा या इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा किसी काम में, वो लोग उसे बहुत बेहतरीन तरीके से करते होंगे। ठीक, यानी जो एक्चुअल जो आपकी पॉपुलेशन है, जो जनता है, उनका इंटरेस्ट उन्हीं में से जो लोग होंगे वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो वही जो लोग इलेक्ट होके आएंगे, इलेक्ट होके किस में आते हैं? डेमोक्रेसी में आते हैं। ठीक, यहाँ पर इन्होंने मोनार्की की बात नहीं करी है। क्योंकि मोनार्की में तो जो किंग है उसको क्या ही पता कि एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे लोगों की क्या ज़रूरत है या किस तरीके से उनकी जो भी बेसिक नीड्स है उसके बारे में नहीं पता होता। या कोई कोई जो जनता के बीच का उठ कर के आता है, ठीक, जो लोगों के ही बीच से हो या जब लोगों का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वही लोग क्या ज़्यादा बेटर तरीके से इंटेलेक्चुअली भी और मॉरली भी वो ज़्यादा अच्छी तरीके से पार्ट लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन या फिर जो भी लॉ मेकिंग का प्रोसेस होगा। ठीक, मिल वॉज अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ डेमोक्रेसी। फॉर हिम अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मीन डेमोक्रेसी, बट ही वॉज फुली अवेयर ऑफ द वीकनेसेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी को तो बहुत ज़्यादा मानते थे, मगर उसके साथ में डेमोक्रेसी में इन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स भी दिखती थी, कई सारी वीकनेसेस भी दिखती थी। और ये क्या कहते थे कि ये जो लेसर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं या जो आप कह सकते हैं नॉन यूरोपियन जो नेशंस हैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी का हो पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं। या फिर बैकवर्ड क्लास से इनका क्या सेंस था कि बहुत ज़्यादा इलिटरेट लोग रहते हैं, या फिर ऐसे भी लोगों में यहाँ पर पावर जा सकती है जो ज़्यादा डिज़र्विंग नहीं हो। ठीक, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ क्राउड या बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी या किसी भी तरीके से यहाँ पर क्या गलत लोगों का भी रूल आ सकता है। तो वो क्या कहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है या फिर डेमोक्रेसी है वो कहाँ पर होनी चाहिए? वो आपकी जो डेवलप्ड नेशंस है या जो डेवलप्ड यूरोपियन नेशंस है वहाँ पर इस मॉडल को वो इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। और जो अंडर डेवलप्ड या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये इसको सूटेबल नहीं मानते। ठीक, मिल ने बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ दिए जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं। उसको हम लोग आगे वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, मिल क्या थे? मिल को लगता था कि जो माइनॉरिटी है उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है इन दी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, या जो भी डेमोक्रेसी का जो भी यूरोपियन नेशंस में हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है या कुछ भी, उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आपकी माइनॉरिटी का नहीं है। तो ये क्या कहते थे? इन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की ताकि जो मेजॉरिटी है वो क्या माइनॉरिटी के ऊपर टिरेनी या फिर उसे सप्रेस ना कर पाए। ठीक, तो ये इनका सबसे पहला कंसेप्ट है कि इन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की है। इन्होंने क्या बोला है कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी पे एक तरीके से टिरेनी कर रही है या फिर उनको ऑप्रेस कर सकती है, या उतना एग्जैक्ट या आप कह सकते हैं प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ का नहीं है उनके अनुसार। ठीक, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। तो इन्होंने क्या बोला कि यार प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, ताकि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर टिरेनी ना कर सके। ठीक, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? इन्होंने प्लूरैलिटी ऑफ वोट्स की बात की है। प्लूरैलिटी ऑफ वोट्स ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमेशा से इन्हें परेशानी थी इस बात की कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो इलिटरेट लोग हैं या फिर जो रूड ड्रास्टिक लोग हैं, ये अनकल्चर्ड जो लोग हैं, वो चुनकर तो कोई भी आ सकता है। यार देखो, जब इलेक्शंस होंगे डेमोक्रेटिक, अगर डेमोक्रेसी की अगर बात हो रही है तो चुनकर तो कोई भी आ सकता है ना जनता में से। अब ज़रूरी नहीं कि कोई लर्नड पर्सन ही आए या कोई एजुकेटेड पर्सन ही आए, हो सकता है कोई ज़्यादा फेमस हो, कोई किसी ना किसी तरीके से कोई भी आ सकता है। तो इनको हमेशा यही डर रहता था कि यार इस तरीके के अगर राष्ट्रिक एक या रूड लोग अगर आ जाएंगे
ये लेजिस्लेशन में, तो वो उनका देश की जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलेगी, या बहुत ज़्यादा उसको वो ये नहीं सपोर्ट करते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला था कि जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं या फिर जो लोग ज़्यादा लर्नड पर्सन हैं, जिन्होंने ज़्यादा अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया है, या फिर जो लोग बहुत बेटर हैं दूसरे लोगों से, उनको क्या उनको उनकी जो वोटिंग की पावर है, ठीक, वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। अब वोटिंग यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? वोटिंग यानी जब जो हाउस ऑफ लॉर्ड होगा या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होगा, बेसिकली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उसमें जब भी कोई चीज़, कोई बिल पास होना या कोई भी चीज़ होना, तो उसमें जो वोटिंग होती है, ठीक, जो मेंबर्स का जो राइट होता है, उसमें ये प्लूरैलिटी ऑफ वोट्स की बात करते हैं कि यार जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड है या जो लोग ज़्यादा बेटर पोजीशन में है, उनको क्या प्लूरैलिटी ऑफ वोट मिलना चाहिए, यानी उनका वोट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू ऐसे जो इलिटरेट लोग हैं या अनकल्चर्ड लोग हैं, या जो बस कैसे भी करके सिलेक्ट होकर के आ गए हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। ठीक, ये क्या कहते हैं कि मिल वॉज डूइंग दिस सिंपली टू सेव द एजुकेटेड पीपल फ्रॉम द क्लास लेजिस्लेशन ऑफ अनएजुकेटेड। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि हो सकता है ये भी हो जाए कि एजुकेटेड जो लोग हैं वो क्लास लेजिस्लेशन करने लगे, यानी वो भी किसी तरीके का अन्याय करने लगे, किसके साथ? जो आपके अनएजुकेटेड लोग हैं। तो इसके अनएजुकेटेड से यहाँ पर पुअर से भी आप समझ सकते हैं, पुअर लोग हैं उनके साथ क्लास लेजिस्लेशन करने लगे, अगर जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं या जो ऊंचे लोग हैं। ठीक, तो उसके लिए इन्होंने क्या बताया, एक तरीका इन्होंने ये भी बताया कि that it be open to the poorest individual in the community to claim its privileges if he can prove that in spite of all difficulties he is more intelligent। ठीक, इन्होंने क्या बोला है कि ये जो इनका प्लूरैलिटी ऑफ वोट से, ये जो एक्सेस ऑफ वोट ये कह रहे हैं जिसके बारे में, ठीक, वो उसको कौन क्लेम कर सकता है? एक पुअरेस्ट इंडिविजुअल भी कर सकता है, अगर वो इस चीज़ को साबित करे कि नहीं यार, पुअर होने के बावजूद, डिफ़िकल्टीज़ होने के बावजूद भी वो क्या है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर उसका जो वो एजुकेशन है वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू किसी जो बाकी जो अनएजुकेटेड लोग हैं या इलिटरेट लोग हैं या पुअर लोग हैं। ठीक, तो और ये कैसे प्रूफ करेगा? बाय गिविंग वॉलंटरी एग्जामिनेशंस, वो खुद से एग्ज़ाम्स देगा, जो भी ये मतलब अपनी मर्ज़ी से वो एग्ज़ाम्स देगा, और फिर उसमें अगर वो क्वालिफाई कर जाता है तो इससे क्या प्रूफ होगा कि यार वो ज़्यादा बेटर इंटेलिजेंट है, तो उसको प्लूरैलिटी ऑफ वोट्स मिलनी चाहिए। ठीक, प्लूरैलिटी ऑफ वोट से क्या सेंस है कि एक पर्सन का जो वोट की वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू किसी दूसरे पर्सन। ठीक, और वो जो पर्सन होगा वो क्या, एजुकेटेड होगा। ठीक, थर्ड है पेमेंट टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये जो है ये डिस्कार्ड करते हैं कि ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें कोई किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं मिलना चाहिए। इनके अकॉर्डिंगली ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो पार्लियामेंट का जो काम कर रहे हैं, जो लोग हैं जो आए हैं सिलेक्ट होकर के, तो वो पार्लियामेंट अपने देश को अच्छा करने के लिए वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ना। तो एफिशिएंसी और प्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए उन्हें इस काम के लिए कोई पैसा नहीं देना चाहिए ना। पैसे के लिए फिर लोग आने लगेंगे, फिर लोगों की मेंटालिटी ये होगी कि यार पैसा है सरकारी, जैसे कहना नहीं चाहिए हमारे देश में जैसे कैसे मेंटालिटी होती है कि सरकारी जॉब है या ऐसा कुछ, तो बेसिकली पैसे स्टेबिलिटी की वजह से लोग जाते हैं। ठीक, नेता एता भी बन जाते हैं लोग कई बार इसी वजह से छोटे लेवल पर। ठीक, तो बेसिकली उनका कहना यही था कि यार इस तरीके से अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो इससे एक तरीके की प्योरिटी और एफिशिएंसी बनी रहेगी, वही लोग इस काम में आएंगे जो एक्चुअल में देश का भला चाहते हैं, जो एक्चुअल में एक कुछ ना कुछ अच्छी पॉलिसीज़ फ्रेम करना चाहते हैं। ठीक, मगर उसके साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोगों के जो इलेक्ट होके जो कैंडिडेट आ रहा है उसके साथ इस तरीके का भी अन्याय नहीं होना चाहिए कि अगर वो इलेक्शन में जो भी पैसा खर्चा हो रहा है उसके द्वारा, ठीक, इलेक्शन के लिए क्योंकि इलेक्शन एक प्रोसेस है। ठीक, और ये प्रोसेस है लोगों को चुन के लाने की। ठीक, एक यानी इसमें तो कोई भी पॉलिसी मेकिंग या किसी भी तरीके का नेशनल कोई काम तो हो नहीं रहा है, इसमें तो लोगों को सिलेक्ट करने पे जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, अब लोग को यार आना तो है ही, अगर जो भी है इलेक्शन लड़ना तो पड़ेगा ही, तो इसमें जो भी पैसा वेस्ट होता है या जो भी पैसा एक्सपेंडिचर करते हैं लोग, वो क्या है, वो जो पार्लियामेंट है या वो जो है उसका पेमेंट करना चाहिए, या उसका जो पेमेंट है वो दिया जाना चाहिए। यानी वो कैंडिडेट से पैसा नहीं लेना चाहिए, जो भी उसका इलेक्शन में जो भी ये अपना प्रमोशन करने में या किसी भी तरीके का इलेक्शन लड़ने में उसका जो भी पैसा जा रहा है उसको क्या उससे रिफ़ंड कर देना चाहिए, या उसे
उसका एक्सपेंस तो एटलीस्ट सरकार को लेना ही चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट में इन्होंने क्या सपोर्ट किया है ओपन वोटिंग को और डिस्कार्ड किया इन्होंने बैलेट सिस्टम को। देखिए बेंथम और इनके जो फादर थे जेम्स मिल, वो दोनों काफ़ी आप कह सकते फ्रेंड्स थे या बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इन्फ्लुएंस थे। ठीक, तो दोनों ने ही क्या सपोर्ट किया था कि यार बैलेट सिस्टम होना चाहिए। बैलेट सिस्टम आपको पता होगा, सीक्रेट बैलेट में क्या होता है कि किसी को पता नहीं होता है कि आपने किसको वोट किया या किसके लिए वोट किया या किस तरीके का वोट किया है। ठीक, बैलेट में जाकर आप डाल देते हैं जो भी आपका वोट होता है और बाद में वोट्स की काउंटिंग होती है और बाद में रिज़ल्ट किसी भी चीज़ से रिलेटेड रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। मगर इन्होंने क्या कहा कि नहीं यार, ओपन हैंड वाली वोटिंग होनी चाहिए, यानी कि सबके सामने आपको अपना वोट कास्ट करना चाहिए, आप किस चीज़ के लिए किस पर्सन के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। ठीक, इस चीज़ को मिल ने कहा। क्यों? क्योंकि मिल को लगता था कि अगर जो सीक्रेट बैलेट सिस्टम है ये क्या एक तरीके का राइट बन जा रहा है। ठीक, जबकि वोटिंग जो है वो कभी राइट नहीं हो सकती, वो क्या है ट्रस्ट होती है। ठीक, इन्होंने क्या है कि वोट क्या है एक तरीके का ट्रस्ट होना चाहिए, राइट नहीं होना चाहिए। किसी का ये हक नहीं है कि वो वोट करेगा तो वो छुपा करके वोट करेगा। उनका क्या कहना था कि नहीं यार ओपनली वोट, इसके लिए इन्हें कई काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया। कई लोगों ने कहा कि यार इस तरीके से अगर ओपन वोटिंग होगी तो लोग रिश्वत देने लगेंगे, पहले से ही पता होगा कि ये वोट करने वाला है तो उसको आप पहले से ब्राइब दे करके अपनी साइड कर सकते हो। ठीक, तो मिल ने ये कहा कि यार ये चीज़ तो अभी भी होती है, आपको क्या पता कि पीछे से क्या हो रहा है और ब्राइबरी हो रही है कि नहीं हो रही है। ब्राइबरी दे करके भी लोग वोट करवाते ही होंगे। ठीक, सीक्रेट में आपने किसी को भी वोट कर दिया। ठीक, तो और भी बहुत सारे इन्होंने एडजेक्टिव्स यूज़ किए। इन्होंने ये भी बोला था दैट कि ये हो सकता है कि किसी को कोई बंदा पसंद आ जाए वहाँ पर, जो भी मतलब हाउस है उसमें हो सकता है उसकी कोई दूसरी क्वालिटी, ये नहीं कि उसका क्या एजुकेशन है या किस तरीके की क्वालिफ़िकेशन है उसके बेसिस पे नहीं, बल्कि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस या किसी भी दूसरी तरीके की उसके जो अट्रैक्टिवनेस हो या किसी भी दूसरे तरीके की। उन्होंने कलर ऑफ आइज़ के बारे में भी बात की है मिलने। तो अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। ठीक, और वो जा कर के वोट डाल देते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने क्या सपोर्ट किया, उन्होंने ओपन वोटिंग को सपोर्ट किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उन्होंने यूनिवर्सल एडेल्ट सफरेज को, यानी उन्होंने बेसिकली वुमेन के राइट्स के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। जेएस मिल ने या इन्होंने वुमेन को भी बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट करने की कोशिश की और इन्होंने क्या बोला कि वुमेन को भी राइट टू वोट होना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए कुछ क्वालिफ़िकेशंस भी रखी, यानी रीडिंग राइटिंग और काउंटिंग की क्वालिफ़िकेशन इन्होंने रखी और बोला कि मेन के साथ साथ वुमेन को भी राइट टू वोट होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट पॉइंट है, इन्होंने मोनार्की और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में क्या बोला है। इन्होंने ये बोला है कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, कोई भी बिल है उसको जो ड्राफ्टिंग का काम है, ठीक, वो हमेशा हाउस ऑफ लॉर्ड्स को करना चाहिए और रिवीजन का काम उन्होंने क्या कहा है, हाउस ऑफ कॉमन्स को करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो इतना इनकम्पिटेंट है, यानी इस लायक ही नहीं है कि वो ड्राफ्ट करे बिल्स को। ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास होनी चाहिए और हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है उसका केवल रिवीजन करे। सो दिस वाज इट ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट एंड काफ़ी ब्रीफ में हम लोग ने इसको कवर किया। कुछ टॉपिक्स हमने थोड़े से डिटेल में भी कवर किए हैं, बट स्टिल ये था हमारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। इसके आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और आपको मेरे ब्लॉग की भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें आपको इसका जितना भी पीडीएफ फॉर्म में आपको सब कुछ मिल जाएगा कंटेंट। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग इसका एंड में क्रिटिसिज्म भी डिस्कस कर लेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताई है, प्लूरैलिटी ऑफ वोट्स, ये भी आज के टाइम पर इनकी बताई हुई कोई भी चीज़ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स में इफ़ेक्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें थोड़ी ऐसी भी बताई है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की गई हैं, जैसे कि इनका प्लूरैलिटी ऑफ वोट्स हो गया, या फिर इनका जो आप कह सकते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से आपकी दूसरी भी जो पॉलिसीज़ दी हैं, ठीक, एक जैसे ओपन वोटिंग वाला जो इन्होंने बोला है, ठीक, ओपन वोटिंग भी पॉसिबल नहीं है, सब जगह पर सीक्रेट बैलेट में ही वोटिंग होती है। ठीक, और पेमेंट भी दिया जाता है पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर इनका जो भी इनका कंसेप्ट है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, वो आज के टाइम में उतना एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।